हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंगाटिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। तो देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो आपने 9th क्लास में बहुपदों को भी समझा है। बहुपदों में कौन कौन से पद होते हैं, जैसे एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय जो है बहुपद होते हैं। इसके अलावा हमने उनकी घातें भी सीखी थी कि एक घात वाले, द्विघात वाले, त्रिघात वाले बहुपद होते हैं। तो आइए फिर थोड़ी सी उन पर नज़र डाल लेते हैं कि हमने क्या क्या किया, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद जो ये प्रश्नावली है हमारी चैप्टर नंबर 2 बहुपद, उसकी शुरुआत करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में बहुपद की शुरुआत होती है शून्यांक से, तो शून्यांक तक आना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने आपको सिंपल बताया था कि पूरी मैथमेटिक्स के अंदर जो राशियां होती हैं हमारी, वो 2 प्रकार की होती हैं। आप कोई भी मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी राशि लिखते हो तो वो 2 प्रकार की होती है। पहली है चर राशि और दूसरी है अचर राशि। यानी राशियां 2 प्रकार की होती हैं। एक प्रकार है इनका चर और दूसरों को कहते हैं हम अचर, ठीक है। अब देखिए चर राशियों का मतलब क्या होता है। चर मतलब चलने फिरने वाली, यानी सिंपल सी बात हो गई, जिनकी वैल्यूज़ बदल सकती हैं। जैसे कुछ राशियां आप लिखते हो जैसे x, y, z या फिर a, b, c, p, q, r, ये ऐसी चीज़ें हैं। जैसे आप लिखते हो थीटा, लिखते हो साइन थीटा में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका मान समय समय पर बदलता रहता है। तो ये क्या है, चर राशियाँ हैं। इसी के अलावा कुछ अचर राशियाँ भी मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 15, 16, 17, कोई भी संख्या आप उपयोग करते हो तो देखिए 2 का मतलब 2 ही रहता है। चाहे तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में लो, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, 2 का मतलब 2 ही रहेगा। लेकिन x का मान क्वेश्चन के हिसाब से बदलता रहता है। कभी x 15 आता है, कभी x 2 आता है, कभी x 3 आता है। तो इस तरह से इनका मान समय समय पर बदलता रहता है। आप थीटा भी देखते हो ना, थीटा भी कभी 30 डिग्री होता है, कभी 60 डिग्री होता है, कभी 80 डिग्री होता है। तो इस तरीके से इन थीटा का मान बदलता रहता है। और अचर राशियां जो है, अचर राशियां हमेशा सेम रहती हैं। अब हमें तो बात करनी है बहुपदों की। तो बहुपद वे होते हैं जिनमें चर और अचर दोनों मौजूद होते हैं। यानी चर और अचर दोनों को मिला दिया जाए तो बहुपद बनता है। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं कि उनमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। जैसे मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल दिया x² + 2। तो इसमें देख सकते हो आप 2 हमारी अचर राशि हो गई, x हमारी चर राशि हो गई। इसका मतलब ये क्या है, ये एक बहुपद है, ठीक है। ऐसे ही अपने मान लीजिए 2x लिख दिया तो इसमें भी देखो चर भी है और अचर भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक बहुपद हो जाएगा। मान लीजिए मैंने सिंपल x लिख दिया, सीधा x लिख दिया, तो इसके अंदर बताइए, इसके अंदर आपने देखा चर तो है लेकिन क्या इसके अंदर अचर भी मौजूद है। आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि x को गुणा 1 भी तो लिख सकते हैं कि 1 गुणा x भी तो क्या होता है, x ही होता है। इसका मतलब x के साथ क्या चीज़ है, 1 गुणा x। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ अचर और चर दोनों मौजूद हैं। इसका मतलब ये भी क्या है, बहुपद है। यानी सीधा x भी क्या है, बहुपद है, क्योंकि उसका मतलब क्या है, x गुणा 1 है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए सिंपल 2 लिख दिया जाए तो क्या 2 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 को 2 गुणा x लिखा जा सकता है क्या, नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो यहाँ x मौजूद नहीं है, ये केवल और केवल क्या है, अचर राशि है, ठीक है। तो चर राशि अगर अकेली आ जाए तो भी वो खुद में एक क्या होती है, बहुपद होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसके साथ x को गुणा 1 करके तो लिख सकते हैं, यानी अचर राशि तो उसके साथ मौजूद होती ही होती है। तो ये क्या है, बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा। जिसके अंदर दोनों राशियाँ मौजूद होंगी वो बहुपद, जिसके अंदर नहीं होंगी वो बहुपद नहीं होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं बहुपदों के पदों की। अब देखिए बहुपद किस किस प्रकार के होते हैं। मान लीजिए इस तरह का बहुपद है, या इस तरह का बहुपद है, या तो इस तरह का बहुपद है, और या फिर x² + y² + z²। इस तरह के कुछ बहुपद मैंने आपके सामने लिखे हैं। आपको ये देखना है कि इन बहुपदों में पद कितने हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखा जाए तो इसमें केवल एक ही पद है। 2 पदों के बीच में प्लस या माइनस का निशान होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ केवल एक ही पद है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ भी एक ही पद है,
लेकिन नीचे वालों में देखा जाए तो इसमें देखिए एक पद ये रहा, एक पद ये रहा और बीच में प्लस का निशान आ गया। नीचे वाले में देखा जाए तो इसमें देखिए एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा। तो इसमें कितने पद हो गए? 3। इसमें कितने हो गए? 2। और इन दोनों में क्या है? 1 है। तो ये दोनों बहुपद जो हैं इनको एक पदीय बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक पदीय। ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे द्विपद, द्विपद, और ये हो जाएंगे त्रिपद। क्योंकि इसके अंदर दो पद हैं तो आप कह देंगे कि द्विपदीय बहुपद या त्रिपद बहुपद। ठीक है, तो एक पद वाले, 2 पद वाले और 3 पद वाले, इस तरह से। और 3 से ज़्यादा हो जाए तो इन्हें सीधा बहुपद कह देते हैं। बहु का मतलब बहुत सारे पद होना। ठीक है, तो अब बात आती है कि बहुपद क्यों कहते हैं। बहुपदों का मतलब होता है ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक का मतलब वही चर राशि और अचर राशि को मिला दिया जाए। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से ज़्यादा पद मौजूद हो तो उसे बहुपद कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बहुपदों की घात की। तो घात भी सिंपली आप जानते हैं कि बहुपद की जो मैक्सिमम घात होती है, अधिकतम घात जो होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी घात उसमें दिखाई देगी वही पूरे बहुपद की घात हो जाएगी। जैसे उदाहरणार्थ हमने लिखा 2x, तो x की घात आपको कितनी दिखाई दे रही है? एक ही घात है। ठीक है ना, घात का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए 2 लिखा है या 2 की स्क्वायर लिखी है, 2 की क्यूब लिखी है, तो देखिए यहाँ पर इसकी घात केवल 1 है, तो ये 1 घात है, ये 2 घात है, ये 3 घात है। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब, जिसको आप वर्ग और घन भी कहते हो। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो इसमें अपने क्या देखते हैं? बहुपद की घात देखते हैं। तो ये तो हमने लिखा 2x। इसी तरह से मान लीजिए ये लिख दिया जाए x + y। इसी तरह से मान लीजिए ये लिख दिया x² + y + z। इसी तरह से मान लीजिए हमने ये लिख दिया x³ + y² + z²। ये हमने लिख दिया। तो इसके अंदर अगर हमसे पूछा जाए कि इन सब के अंदर बहुपद की घात बताइए, तो आपने देखना है मैक्सिमम घात, ज़्यादा से ज़्यादा घात पूरे बहुपद में कौन सी आ रही है। तो इसमें देखें तो केवल एक ही घात आ रही है। x की घात क्या है? 1 ही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये एक घात वाले बहुपद हो जाएंगे। इसके अंदर देखा जाए x की घात भी 1, y की घात भी 1, ये भी क्या हो गए? एक घात वाले हो गए। उसके बाद इसमें देखा जाए x की घात कितनी? 2, y की कितनी? 1, z की कितनी? 1, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी? तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 और किसकी? x की। तो ये क्या हो जाएगा? ये द्विघात हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? द्विघात। तो ये हो गया हमारा द्विघात वाला बहुपद। और इसके अंदर देखिए नीचे वाले के अंदर मैक्सिमम घात कितनी? 3 है। 3 आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया? त्रिघात वाला बहुपद हो गया। तो आपको बहुपद के पदों के बारे में पता चल गया, कैसे पता लगाया जाएगा, घातों के बारे में पता चल गया। इसको हमने पूरे विस्तार से 9वीं क्लास के अंदर सीखा था। ये तो हमने सिर्फ रिवाइज किया है कि 9वीं क्लास के अंदर हमने क्या सीखा था। ठीक है, अब थोड़ा सा आ जाइए दोबारा से कि हमने जानना है किसके बारे में? बहुपद के बारे में। चलिए हम यहाँ पर कई सारे बहुपदों के बारे में जानेंगे। तो एक चीज़ और सीख लीजिए, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है। बहुपद का मतलब सिंपल होता है, जैसे मान लीजिए आपने इस तरह से कुछ भी लिख दिया, इस तरह से कुछ भी लिख दिया, तो ये क्या है? एक बहुपद है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा पद आ रहे हैं, इसमें चर और अचर राशियाँ दोनों आ रही हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 2 लगा दिया जाए तो अब तो आपको चर और अचर साफ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये तो हो गया बहुपद, लेकिन इसी को हम अगर ऐसे लिख दें 2x + bx, 2x + by कर लेते हैं। चलिए 2x + by + c = 0, तो ये एक समीकरण बन गई। समीकरण के अंदर क्या होता है कि बीच में बराबर का निशान होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो बराबर का निशान कहीं भी नहीं है, तो ये एक पद है, लेकिन ये एक समीकरण है क्योंकि इसके अंदर बराबर का निशान है। समीकरण का मतलब क्या हो गया? 2 चीज़ों को समान करना। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो ये एक समीकरण बन गई। ठीक है, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि एक चीज़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि y = 2x है, ये कोई समीकरण लिख दी, y = 2x है। ठीक है,
इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये किसका बहुपद है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इसके अंदर कौन सा चर आ रहा है। तो इसके अंदर चर कौन सा आ रहा है, एक्स आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कि ये x का बहुपद है, x के पदों में बनाया गया बहुपद है। ये इसको लिखने का तरीका होता है। तो y बराबर px आप लिख सकते हो कि y किसका बहुपद है, x के पदों का बहुपद होगा। हाँ, वो हो कोई भी सकता है, ये सिर्फ दिखाने का चिन्ह बताया है मैंने आपको। जैसे मान लीजिए y बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस तरह से लिखा हुआ है। आपने देखा कि यहाँ पर तो सारे x आ रहे हैं, तो आप ये लिख सकते हो कि y कोई भी पद है किसका, x का, ठीक है, x के पदों में बना हुआ कोई भी बहुपद है y, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई ना कि ये जो बहुपद है इसको हमने नाम दे दिया क्या, px, क्योंकि ये x के पदों में है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर हमारे पद दिए होंगे यानी एक समीकरण दी होगी, इस समीकरण को हमें यहाँ पर सॉल्व करना सीखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो समीकरण है इसमें शून्यांकों का क्या मतलब होता है। देखिएगा, मैंने मान लीजिए आपको ये कह दिया कि ये कोई पद है x प्लस 2, x प्लस 2 कोई पद है, ठीक है। अब इसका कोई ना कोई मान आएगा, उस मान को अपने y मान लेते हैं कि y बराबर x प्लस 2 है। अब मैंने आपको कहा कि इस बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। जो y बहुपद है आपका, y बहुपद किसके बराबर है, x प्लस 2, यानी x प्लस 2 जो कि px है, चाहे तो इसको y कह दो, y बराबर x प्लस 2 है। ये क्या है, px है, यानी x के पदों में बहुपद है। आपसे पूछ लिया गया कि इस px का शून्यांक ज्ञात कीजिए, यानी इस पूरे को जो शून्य बना दे ऐसा अंक ज्ञात कीजिए, x का वह मान ज्ञात कीजिए जो इसको क्या बना दे, शून्य बना दे। यानी y बराबर कितना आ जाए, शून्य आ जाए। समझ में आई बात, यानी x प्लस 2 को क्या बना दे, शून्य बना दे। x प्लस 2 को शून्य बना दे, ऐसा x का मान क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। तो अब आपको शून्यांक का मतलब समझ में आ गया होगा कि कोई भी बहुपद आपको दिया होता है, उस पूरे का मान शून्य बता दे, ऐसा x का मान जो होता है वही क्या होता है, शून्यांक होता है। जैसे यहाँ पर x का मान आप जब -2 रखते हो, x का मान -2 रखते हो, +2 रखते हो, तभी 0 आता है। यानी जो y था, y बराबर x प्लस 2 था, y क्या आ गया, 0 आ गया। कब आ गया, जब x को आपने क्या रखा, -2 रखा, तो -2 आपका क्या है, शून्यांक है, ठीक है। जैसे चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। y से कंफ्यूज मत होइएगा, इस बहुपद का नाम तो px है, इसकी जो वैल्यू आएगी मान रखने के बाद जो वैल्यू आएगी वो y होगा, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने आपको कह दिया कि x² -1 बराबर 0 है, या x -1 बराबर 0 है, या x -1 कोई भी बहुपद है, ऐसा मान लेते हैं x -1 कोई भी बहुपद है। मैंने आपको कहा कि उसका शून्यांक ज्ञात कीजिए, इसका शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्य अंक, यानी जो इसको शून्य बना दे ऐसा अंक। तो x का ऐसा कौन सा मान होगा जो इसको क्या बना देगा, शून्य बना देगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको बराबर रख लोगे शून्य के, फिर इधर x रख लो, बाकी को उधर ले जाओ, तो x -1 उधर गया, x बराबर +1 आ गया, यानी x बराबर +1 क्या है, इसका शून्यांक है। कैसे है कि x का मान 1 जब यहाँ रखोगे तो 1 - 1 = 0 आ जाएगा, यानी x बराबर 1 इसका एक शून्यांक हो गया। तो शून्यांक ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, कोई भी बहुपद आपको दे दिया जाए, जैसे x + 3 दे दिया, इसका शून्यांक ज्ञात कीजिए। पूरे को आपको क्या बनाना है, शून्य बनाना है। पूरे का मान कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो आप पहले शून्य ही ले लो कि जी इसका मान शून्य बनाना है हमने। चलिए, शून्य बनेगा, यानी इसका मान हमने शून्य मान लिया पहले ही। जब शून्य मान लिया तो 3 को उधर ले जाइए, यानी x का मान कितना आएगा, -3। x का मान -3 आने पर ही ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो शून्यांक ज्ञात करने का तरीका क्या है कि जब भी आपको शून्यांक ज्ञात करना हो तो आप सिंपली क्या कीजिए, शून्यांक जो भी बहुपद है उसको 0 के बराबर रख दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही सॉल्व करेंगे आपका शून्यांक ज्ञात हो जाएगा। अब चलिए, हालांकि शून्यांक ज्ञात करना तो हमें काफ़ी आगे करना है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि शून्यांक होता क्या है। शून्यांक का मतलब आप समझ गए
कि जैसे मान लीजिए मैं इसको ये कह दूं कि x + 3 बराबर y आना चाहिए। y कोई भी मान हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी मान हो सकता है। लेकिन जब हम शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं तो y का मान कितना आएगा? 0 आएगा। यानी किसी बहुपद का, कोई भी बहुपद है जिसका मान y आता है, y बराबर x + a b c कुछ भी हो, y बराबर x + कुछ, कोई भी बहुपद है, तो उसमें उस बहुपद का जब भी शून्यांक ज्ञात करना है तो आपको y बराबर क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। y का मान जहाँ पर 0 आएगा वहाँ पर उसका शून्यांक ज्ञात होगा। तो नोट डाल के लिख लीजिए, कि y बराबर px, y बराबर px, x के पदों में कोई भी बहुपद हो, x + 3 x + 4 x + 5, इसका शून्यांक कब ज्ञात होगा? जब y बराबर 0 होगा। जब y बराबर 0 होगा, y बराबर 0 पर x का जो भी मान होगा वो उसका क्या हो जाएगा? शून्यांक हो जाएगा। फाइनल बात ये समझ में आती है हमें कि कोई भी बहुपद है x के पदों में, px से ही तो लिखते हैं ना बहुपद को, जिसका मान क्या आता है? y आता है। आपको तो उसका मान 0 करना है, उसके 0 मान पर x की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी? उसके लिए शून्यांक होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अब तो आपको शून्यांक समझ में आ ही जाना चाहिए कि मान लीजिए आपके पास y बराबर 2x - 2 है, 2x - 2 है, तो ये आपका क्या है? ये आपका px है। x के पदों में कोई क्या है? पद है, बराबर इसका मान कितना आना चाहिए? y। मैंने आपको क्या कहा कि जहाँ जहाँ y बराबर 0 होगा x के वे मान इसके शून्यांक होंगे। तो आपको y बराबर 0 रखना है, y बराबर 0 रख दीजिए। 0 बराबर 2x - 2, 2 को इधर ले आइए, 2x बराबर, ये माइनस का इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। 2 से 2 काट दीजिए, x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया, तो x बराबर 1 आ गया। यानी y बराबर 0 कब हुआ? जब x बराबर 1 हुआ, और x बराबर 1 ही इसका क्या है? शून्यांक है। चाहे आप यहाँ रख के देख लो, x बराबर 1 रखते ही y का मान 0 आ जाएगा। यानी ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? 0 आ जाएगा। रख के देखेंगे? चलिए यहाँ रख के देखते हैं। 2x - 2, 2x - 2, 2, x का मान कितना? 1 रखना है, -2, 2 गुणा 1 2, 2 - 2 0। देखा आपने, शून्यांक बन गया। यानी सिंपल एक ही थ्योरी आपको क्लियर करनी है कि y बराबर px के लिए जहां y बराबर 0 आएगा, x के वो मान क्या होंगे? इसके शून्यांक होंगे। सिंपल सी बात, एक चीज़ क्लियर हो गई बस हमें। ये चीज़ हमने, वैसे बहुत ही सिंपल है कि कोई भी पद है उसको बराबर 0 रख दो, x का जो मान आएगा वो शून्यांक हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला मैंने किसके लिए सिखाया? क्योंकि आपको ग्राफ में देख के बताना होगा। अब देखते हैं प्रश्नावली जो आपकी 2.1 है, उसमें सीधे ग्राफ को देख करके आप कैसे बता सकते हो किसके कितने शून्यांक होंगे और कहाँ कहाँ होंगे। चलिए पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फिर उसमें क्वेश्चन करना सीखते हैं कि ये चीज़ जो मैंने आपको सिखाई है थोड़ी सी हार्ड ज़रूर है। जब क्वेश्चन करोगे आप, ये चीज़ आपको एकदम आसान लगेगी। सीधा क्या करना है, जो भी पद आया उसको बराबर 0 रखो, सोल्व करो, x का मान आ जाएगा, वही शून्यांक होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर कुछ ग्राफ आपके सामने है। यही हमारा प्रश्नावली 2.1 का एकमात्र क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने आपको चीज़ बताई वो कैसे काम देगी, पहले तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको क्या कहा कि कोई भी बहुपद दे दिया x + 2, मुझे उसका शून्यांक चाहिए। शून्यांक का मतलब क्या है कि x का वह मान जो इस पूरे को क्या बना दे? 0 बना दे। यानी इस पूरे को क्या करना है? हमने 0 करना है। और जब मैथमेटिक्स की भाषा में इसको लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं? px बराबर क्या लिखते हैं? y। यानी x का वह मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि इसको तो हम px लिख रहे हैं, बहुपद को तो हम px लिखते हैं, और जो मान आएगा उसको हम y लिखते हैं। ठीक है, तो y बराबर 0 आ जाए, ऐसा x का मान ही क्या हो जाएगा? ऐसा x का मान ही क्या हो जाएगा? शून्यांक आ जाएगा। यानी जहाँ जहाँ पर y 0 आएगा वहाँ वहाँ पर हमें शून्यांक मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है? किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। यानी इस पूरी समीकरण का ग्राफ हमें दिए गए हैं, 6 ग्राफ हमें दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए।
संख्या ज्ञात करनी है आपको कि कितने शून्यांक आएंगे। तो देखिए जितनी बार y बराबर 0 आएगा उतने शून्यांक आएंगे, है ना। सिंपल सी बात हो गई कि x के मान तभी आएंगे ना जब y 0 हो। तो y जितनी बार 0 आएगा, जिन जिन मानों पर 0 आएगा उतने ही तो मान आएंगे। y अगर 2 मानों पर 0 आएगा इसका मतलब 2 मान हो गए x के, सिंपल सी बात है। तो ग्राफ को देखकर आपको ये देखना होगा कि y जहाँ जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर हमें शून्यांक मिलेगा। अब ग्राफ में देखिए, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहले तो इस ब्लैक कलर से जो ग्राफ बनाया जा रहा है अभी इसको ध्यान से देखिएगा। ये हमारी x अक्ष होती है, सॉरी ये हमारी y अक्ष होती है और ये हमारी x अक्ष होती है। ये इधर माइनस में होता है और ये इधर y माइनस में होता है। बीच में होता है शून्य। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने मान लीजिए यूँ कुछ पॉइंट्स लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर +1, +2, +3, -1, -2, -3, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अगर यहाँ कोई पॉइंट लिया तो उसके लिए बताइए क्या मान होगा। तो x इसके लिए क्या है 1 और y क्या है 0 है। इस पॉइंट के लिए x 2 है और y क्या है 0 है। इस पॉइंट के लिए x 3 है और y 0 है, ठीक है। इस पॉइंट के लिए आप कह सकते हो कि -1 है x और y 0 है। यानी एक चीज़ समझ रहे हो आप कि ये जो x अक्ष है ना, इस पर y हमेशा 0 रहता है। y ऊपर बढ़ता है नीचे घटता है और इस रेखा पर 0 रहता है। समझ में आई बात, दिमाग में आ रही है ना बात कि ये जो रेखा है ना आपकी x अक्ष, उससे ऊपर जाओगे तो क्या होगा y 1 2 3 4 बढ़ेगा। इस रेखा पर y 0 रहेगा। इस रेखा से इधर जाओगे तो x माइनस में चला जाएगा, उधर जाओगे तो x प्लस में चला जाएगा, लेकिन y 0 रहेगा। y तो इससे ऊपर जाने पर बढ़ेगा और नीचे जाने पर माइनस में जाएगा, इस पर 0 रहेगा। यानी जो x अक्ष होती है इस पर y 0 रहता है। यानी आपका जो ग्राफ है वो जब भी इसके ऊपर आएगा तब y बराबर 0 होगा। यानी आपको तो ये देखना है, जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ आया वो इस पर यूँ आ गया, इसका मतलब वो एक बार इसको काटा, x अक्ष को एक बार काटा, यानी शून्यांक क्या होगा 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर y बराबर 0 तो एक ही बार आया, ठीक है। मान लीजिए ये एक बार काटा और दोबारा से फिर काट दिया, इसका मतलब 2 बिंदु हो गए जिन पर y बराबर 0 था, यानी 2 शून्यांक हो गए। यानी कुल मिलाकर आपको बात सिर्फ इतनी ही देखनी है कि y बराबर 0 कब कब आएगा। यानी आपका जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितनी बार काटेगा, जितनी बार x अक्ष को काटेगा उतनी बार y बराबर 0 आएगा और उतने ही उसके क्या हो जाएंगे शून्यांक हो जाएंगे। तो ये चीज़ नोट डाल के लिखिए, जल्दी से लिखिए कि ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा, ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतनी बार ही y बराबर 0 होगा, उतनी बार ही y बराबर 0 होगा और उतने ही शून्यांकों की संख्या होगी, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं कि वो x अक्ष को कब कब काट रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या ये जो ब्लैक कलर से बनाया गया ग्राफ है ये x अक्ष को एक बार भी क्रॉस कर रहा है क्या, x अक्ष के ऊपर से कभी भी गुजर रहा है क्या। मान लीजिए इसके ऊपर आप जाते हैं तो कभी भी x अक्ष से गुजरा नहीं गुजरा, इसका मतलब यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, तो शून्यांकों की संख्या यहाँ पर 0 हो गई, एक बार भी नहीं गुजरा। अब देखो यहाँ पर देखा जाए दूसरे ग्राफ में, यहाँ पर देखो एक बार गुजरा तो सही, इसका मतलब शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या बराबर 1 हो गई, क्योंकि ये एक ही बार गुजरा। जब एक बार गुजरा तो शून्यांकों की संख्या 1 हो जाएगी, सिंपल सी बात हो गई। अब नीचे देखिए, नीचे वाला जो ग्राफ है ये x अक्ष को 2 बार क्रॉस कर रहा है। देखो एक तो यहाँ पर और एक इस बिंदु पर 2 बार क्रॉस किए, इसका मतलब शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो एकदम सिंपल है ना, बस आपको अगर कंसेप्ट समझ आ गया ना फिर तो कुछ भी नहीं है। शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि देखो एक बार यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, एक बार यहाँ क्रॉस कर रहे हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें अरे वाह इसमें तो बहुत बार कर रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, 4 बार काट रहे। इसका मतलब क्या हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या, इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या 4 हो जाएगी। इसमें आइए इसमें देखते हैं, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, तो इसमें शून्यांकों की
संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसको तो आप देख के बता ही सकते हो ना, इसको तो आप देख के बता ही सकते हो। छूना और काटना एक ही बात है, उस पर पहुंचा तो सही ना, छूना और काटना एक ही बात है। देखो यहाँ पर छू रहा है, यहाँ पे भी छू रहा है और यहाँ पे भी छू रहा है, इसका मतलब कितनी बार वो एक्स अक्ष पर पहुंचा, कितनी बार, तो 3 बार पहुंचा, 3 बार पहुंचा, यानी शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगी। ये लीजिए, जब भी आपको ग्राफ दिया हो तो शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना एकदम आसान है। शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने का मतलब क्या है, y बराबर 0 ज्ञात करना। और y बराबर 0 कब होता है, x अक्ष पर होता है। तो x अक्ष को ग्राफ जितनी बार काटेगा उतने ही हमारे शून्यांक आएंगे। तो ये लीजिए हमारी प्रश्नावली 2.1, जो थोड़ा सा कंसेप्ट जिसका थोड़ा सा हार्ड जरूर था, लेकिन हमने उसको समझ लिया है। इसके बाद की जो प्रश्नावली है ना, चुटकियों पर होने वाली प्रश्नावली, एकदम आसान प्रश्नावली है। 2.2 तो बस पूछो ही मत, इतनी आसान है। शून्यांक ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं करना, और सबसे आसान प्रश्नावली आपकी यही रहने वाली है। तो जल्दी से ये ग्राफ बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। शून्यांकों की संख्या आपने पता कर ली है। आज के लिए बस इतना ही। 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई है, 2.2 करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।